हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10 यानी क्लास 10 दोस्तों, और सामाजिक विज्ञान होगा दोस्तों। और हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा जाति धर्म और लैंगिक मसले। जाति धर्म और लैंगिक मसले। दोस्तों आज मैं आपको जाति धर्म और लैंगिक मसले से संबंधित आज मैं आपको सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत कराऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पिछले प्रीवियस ईयर में आए हैं ये कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को भी दबा के जाना। और दोस्तों हाँ, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दे। और दोस्तों एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये सब वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 आप सभी जानते हैं कि हमारी 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। उसमें क्लास 10 होगा, हमारा सामाजिक विज्ञान और एसएसटी होगा। दोस्तों जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वे आप अपनी बोर्ड परीक्षा में यानी याद करके जरूर जाना। जिस दिन आपका पेपर हो ये क्वेश्चन उस दिन बोर्ड परीक्षा में याद करके जरूर जाना। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 10 होगा, सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का पेपर दोस्तों हमारा होने वाला है, जिसमें चैप्टर नंबर 4 होगा जाति धर्म और लैंगिक मसले। जाति धर्म और लैंगिक मसले से संबंधित आज हम क्वेश्चन करेंगे। जाति धर्म लैंगिक मसले से संबंधित दोस्तों आज मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन 2012 से 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों मैं वो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ तो 2012 से लेकर 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, यानी पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों सभी मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। यानी पिछले जो 10 सालों में आप ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वे क्वेश्चन मैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत कराने वाला हूं। तो दोस्तों आप जरूर इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेना और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। दोस्तों आप सभी भी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स यानी सभी कक्षा 10 के और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस है। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा के रखें। दोस्तों टारगेट 3 मार्च 2023। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर है दोस्तों वो 3 तारीख को है, 3 मार्च को है दोस्तों। तो दोस्तों आप 3 मार्च तक जरूर जुड़े रहिए। 70 नंबर बिल्कुल पक्के गारंटी से। नहीं दोस्तों अगर आप हमारी सभी वीडियो देखते हैं जो हमने सामाजिक विज्ञान की करा रखी है दोस्तों, तो आपके 70 नंबर जरूर गारंटी से पक्के आ जाएंगे सामाजिक विज्ञान में। तो दोस्तों देखते हैं, यानी चलते हैं पहले शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, किन्हीं 2 प्रावधानों का वर्णन करो जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। यानी दोस्तों उन 2 प्रावधानों का वर्णन करो जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का मतलब है, बता दो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को ना मानने वाला। तो ये कह रहा है कि किन्हीं 2 ऐसे प्रावधानों का उल्लेख करे या वर्णन करे जो भारत को धर्मनिरपेक्ष यानी किसी भी धर्म को ना मानने वाला बनाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना 2014, 16, 17 और 19 में आया। 2014, 16, 17 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि किन्हीं 2 ऐसे प्रावधानों का उल्लेख करो जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। तो नंबर 1, राज्य का कोई धर्म नहीं। यानी जो भारत में राज्य हैं, आप कितने टोटल राज्य हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना कि भारत में कितने राज्य हैं। तो दोस्तों भारत एक यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होता। राज्य का कोई धर्म नहीं होता दोस्तों, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। अब इसमें देखेंगे राज्य का कोई धर्म नहीं होता, यानी ये तथ्य कैसे है। यानी दोस्तों अगर हमारे जो भारत में 28 राज्य हैं उसमें किसी भी राज्य का एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है। तो कह रहा है कि राज्य का धर्म नहीं होना, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का कारण इसका कोई निजी धर्म नहीं। यानी भारत का एक धर्मनिरपेक्ष यानी जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का यही कारण है कि इसका कोई निजी धर्म यानी ना तो कोई जो भारत का राष्ट्रीय धर्म है, जैसे ना तो कोई हिंदू है, ना दोस्तों कोई इस्लाम है, ना सिख है, ना ईसाई है। तो भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष होना विधर्मी अथवा धर्म विरोधी राष्ट्र होना नहीं है। ये जो धर्म निरपेक्ष होना है विधर्मी अथवा धर्म विरोधी राष्ट्र नहीं है। धर्मनिरपेक्ष देश में अनेक प्रकार के धर्मों तथा पंथों का अस्तित्व होता है। यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि देश में अनेक धर्मों का, अब देखते होंगे कि भारत में अनेक प्रकार के धर्मों का, हमारे भारत में ईसाई भी पाए जाते हैं, सिख भी पाए जाते हैं, मुस्लिम भी पाए जाते हैं दोस्तों, हिंदू भी पाए जाते हैं, क्रिश्चियन भी पाए जाते हैं, बौद्ध भी पाए जाते हैं दोस्तों, सभी धर्म पाए जाते हैं। तो दोस्तों कह रहा ना अनेक प्रकार के धर्मों तथा पंथों का अस्तित्व होना भारत में किसी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। जो भारत है इसमें किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। जैसे कि अनेक मुस्लिम देशों ने इस्लाम को राज्य के धर्म घोषित किया है। जैसे दोस्तों आप सऊदी अरब मान लीजिए, पाकिस्तान मान लीजिए दोस्तों, ईरान मान लीजिए, इराक मान लीजिए, अफगानिस्तान मान लीजिए। इन देशों में जो मुस्लिम धर्म है
जो मुस्लिम धर्म है उसको राज्य के धर्म मान रखा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है दोस्तों। भारत में किसी भी धर्म को यानी किसी भी धर्म को एक राज्य यानी एक धर्म यानी वो नहीं माना, राष्ट्रीय धर्म नहीं माना रखा। तो एक बार वो देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का कारण, इसका कारण है कि कोई निजी धर्म नहीं। भारत का धर्मनिरपेक्ष होने का जो एक कारण है कि इसका कोई भी निजी धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष होना विधर्मी अथवा धर्म विरोधी राष्ट्र होना नहीं है। यानी धर्मनिरपेक्ष मतलब है कि जब भारत एक यानी किसी भी धर्म को नहीं मानने वाला, इसका ये अर्थ नहीं है कि धर्म विरोधी, यानी भारत विधर्मी या धर्म विरोधी राष्ट्र होना नहीं है। धर्मनिरपेक्ष देश में अनेक प्रकार के धर्मों तथा ग्रंथों का पंथों का अस्तित्व पाया जाता है। धर्मनिरपेक्ष में अनेक है, मैंने बताया था कि अनेक भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन दोस्तों सभी पाए जाते हैं। इनका सभी का अस्तित्व होता है। जैसे भारत में किसी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, भारत को किसी राज्य के धर्म में यानी जो भारत में किसी भी धर्म को पर्टिकुलर धर्म का यानी दर्जा नहीं दिया गया है। जैसे कि अनेक मुस्लिम देशों में इस्लाम धर्म को राज्य धर्म का दर्जा दिया गया है। अब दोस्तों देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार पर किसी भी धर्म को पालन करना, धर्म की परिवर्तन करना तथा धर्म के प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी धर्मनिरपेक्ष का एक तो कारण है कि भारत का यानी राज्य को कोई धर्म नहीं है। दूसरा क्या कारण लिख सकते हैं, हम लिखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। अब धार्मिक स्वतंत्रता से मतलब क्या है आप समझिए। यानी हमारा भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता के आधार पर किसी भी धर्म का पालन करना, यानी किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म को परिवर्तित करके आप मुस्लिम है हिंदू बन सकते हैं, हिंदू है मुस्लिम बन सकते हैं, हिंदू है मुस्लिम है सिख यानी ईसाई बन सकते हैं, हिंदू है तो ईसाई बन सकते हैं। यानी दोस्तों आप किसी भी धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं तथा धर्म के प्रचार करने की भी पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप हिंदू हैं तो दोस्तों आप अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं, मुस्लिम है तो आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ईसाई है तो आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, बौद्ध है तो आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि हमारे संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता के आधार पर किसी भी धर्म का पालन करना अथवा धर्म को परिवर्तित करने तथा धर्म के प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। भारत में महिलाएं अभी भी कई तरह के भेदभाव और दमन का सामना करती हैं, कैसे? 2 उदाहरण लिखो। 2020 और 22 में पूछा गया कि जो महिलाएं हैं भारत में अब भी कई प्रकार के भेदभाव यानी महिलाओं के बीच में भेदभाव होते हैं, उसका सामना दमन करती हैं, वो कैसे करती हैं, इसके 2 उदाहरण लिखो। तो दोस्तों भारत में महिलाएं अभी भी कई तरह के भेदभाव और दमन का सामना कर रही हैं, जो निम्नलिखित उदाहरण हैं। नंबर 1, देश की महिलाओं में साक्षरता दर अभी भी केवल 65% है, जबकि माँ बाप संसाधनों को लेकर लड़कों दोनों पर एक समान खर्च करने के स्थान पर लड़कों पर ज़्यादा खर्च करते हैं। ये दोस्तों इसका क्या कारण है? इसका कारण नंबर 1 लिख सकते हैं, देश की महिलाओं में साक्षरता दर अब भी केवल 65% है। यानी जो लड़कियाँ पढ़ रहे हैं दोस्तों वो तो लगभग पढ़ रहे हैं, क्या नाम लिख रहे हैं, यानी 95% या 100%, और जो लड़की पढ़ रही है तो 65%। तो दोस्तों भेदभाव तो है ही। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोस्तों आप दोनों को सेम ही तो पढ़ाओगे, यानी दोनों को एक ही तरह से एक ही स्कूल में एडमिशन दिलवाओगे, एक ही तरह जगह ट्यूशन लगवाओगे, और बच्चों को यानी सभी जो संसाधन है आपके पास, आपका मोबाइल है, आपके पैसे हैं, आपका घर है, सबको इन्हें एक ही तरह से यानी दोनों को बराबर तो दोगे। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हो रहा। देश की महिलाओं में साक्षरता दर अभी भी केवल 65%, जो वर्तमान में महिलाओं की साक्षरता दर है वो 65% है, क्योंकि माँ बाप संसाधनों को लड़कों और लड़की दोनों पर एक समान खर्च करने के स्थान पर, यानी लड़कों और लड़की दोनों पर एक समान खर्च करने के स्थान पर लड़कों पर ज़्यादा खर्च करते हैं। किस पर? लड़कों पर ज़्यादा खर्च करते हैं। अब दोस्तों अगले पेज के लिए चलते हैं, यानी अगले पेज पर। तो अब दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यानी दूसरा जो हो सकता है, भारत में के अनेक क्षेत्रों में माँ बाप को केवल लड़कों की चाह होती है। यानी भारत के अनेक क्षेत्रों में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर केवल माँ बाप को लड़कों की चाह होती है, लड़कियों को जन्म लेने से पहले खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता को उपज है। यानी दोस्तों भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें केवल लड़कों की चाह होती है, लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता की उपज है। इससे देश का लिंग अनुपात गिरकर 940 यानी 1000 पर 940 रहेगा। यानी लगभग, यानी अगर यहाँ कहीं 1000 लड़कों पर केवल 940 लड़कियाँ ही मिलती हैं। यानी अगर 1000 लड़के यानी दोस्तों अगर 1000 लड़के पैदा हुए तो उसमें से खाली, यानी अगर टोटल 2000 बच्चे पैदा हुए तो दोस्तों उसमें से 1000 लड़के होते हैं और 940 लड़कियाँ होती हैं। यानी 1000 पुरुषों की शादी करनी है तो केवल 940 को ही लड़कियाँ मिलती हैं, बाकी जो 60 हैं वो ऐसे के कुंवारे रह जाएंगे। इस तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो भारत में अब भी लिंगानुपात कितना है, 940, 1000 पर 940 रह गया। यानी 1000 पुरुषों पर 940 लड़कियाँ हैं, यानी लगभग
60 लड़कियां अभी भी लिंगानुपात के अनुसार कम है। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, राजनीति में भी जाति किस प्रकार, राजनीति में प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण दो 2018-19 में, यानी राजनीति में भी जाति किस पर अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण दो। तो दोस्तों राजनीति नंबर 1, राजनीति में जाति के महत्वपूर्ण होने के साथ साथ, यानी जो राजनीति होती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आजकल जो चल रही है धर्म की राजनीति चल रही है उसका, यानी इसे क्वेश्चन को पढ़ाने से बढ़िया आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो राजनीति में जाति के महत्वपूर्ण होने के साथ साथ, जो राजनीति में जाति के महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जाति के अंदर की राजनीति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और जाति के अंदर को राजनीति में जाति के महत्वपूर्ण होने के साथ साथ में जो जाति के अंदर की राजनीति, यानी जाति के अंदर भी एक राजनीति पाई जाती है, उसकी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राजनीति जातियों को लक्ष्य बनाकर जाति व्यवस्था और जाति की पहचान को प्रभावित करती है। यानी राजनीति जो होती है ना, जातियों को लक्ष्य बनाती है कि एक में हमें खाली मुस्लिमों की वोट चाहिए, हमें खाली हिंदुओं की वोट चाहिए, हमें खाली ईसाइयों की वोट चाहिए, हमें सिखों की वोट चाहिए, ऐसा कह रहा है ना कि राजनीति जातियों को लक्ष्य बनाकर जाति व्यवस्था और जाति की पहचान को प्रभावित करती है। प्रत्येक जाति स्वयं को श्रेष्ठ बनाना चाहती है, यानी जो भी प्रत्येक जाति स्वयं को यानी श्रेष्ठ बनाना चाहती है। यही कारण है कि हीन समझी जाने वाली जाति अपने समूह की अन्य जातियों को भी अपने साथ लाने का प्रयास करती है, अपने साथ लाने का प्रयास करती है। क्या करती है, जो यानी जो जाति है, कह रहा है ना प्रत्येक जाति स्वयं को श्रेष्ठ बनाना चाहती है। यही कारण है कि हीन समझी जाने वाली जाति भी अपने समूह को अन्य जातियों को भी अपने साथ लाने का प्रयास करती है, अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या क्या हानियां हैं, किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख करें। जाति पर निर्वाचन यानी जाति पर चुनाव होने पर कौन कौन सी हानियां हो सकती है, किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख करो दोस्तों। तो देखते हैं कौन कौन सी हानि हो सकती है। 2011, 15 और 17 में पूछा गया है दोस्तों। यानी जाति के आधार पर निर्वाचित होने पर जाति के आधार पर ही राजनीतिक दल प्रत्याशी को टिकट देती है। यानी अगर जाति के आधार पर ही निर्वाचन होगा तो इस आधार पर ही राजनीतिक दल प्रत्याशी का मतलब यानी जो उनका कैंडिडेट है प्रत्याशी को ही टिकट देती है, तथा मतदाता भी जाति के आधार पर ही वोट देते हैं, वोट होता है, यानी वोट पर ही वोट होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, नंबर 1, जाति के आधार पर निर्वाचन होने पर, यानी अगर हम जाति के आधार पर निर्वाचन करेंगे होने पर जाति के आधार पर ही राजनीतिक दल प्रत्याशी को टिकट देती है, राजनीतिक दल प्रत्याशी को क्या देंगे, टिकट देंगे, तथा मतदाता भी जाति के आधार पर ही वोट देते हैं। जो मतदाता होते हैं वो भी क्या फिर अपनी जाति के ही लोगों को वोट देंगे। नंबर 2, इसी प्रकार के निर्वाचन में चुनाव में हिंसा भी उत्पन्न हो जाती है, और इसी प्रकार के चुनाव में क्या हिंसा का मतलब यानी लड़ाई झगड़ा भी उत्पन्न हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा, सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए, यानी सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपायों को लिखिए। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपायों को लिखे। 2012, 17 और 18 सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपायों को लिखो। तो दोस्तों नंबर 1, धार्मिक पूर्वग्रह का समापन, यानी धार्मिक पूर्वग्रहों को समाप्त कर देना चाहिए। सांप्रदायिकता भेदभाव को ना करना, सांप्रदायिकता और भेदभाव को भी समाप्त कर देना चाहिए। शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, यानी शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। तो दोस्तों अगर हमें सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपाय लिखिए, तो दोस्तों धार्मिक पूर्वग्रहों का समापन करना चाहिए, सांप्रदायिकता भेदभाव को ना करना चाहिए और शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। शिक्षा का प्रसार यानी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं इस पे, अब क्या करा, प्रश्न नंबर दोस्तों 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, अपने देश में महिलाओं को सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क दो। 2014, 16, 18 दोस्तों जो हमारा देश है इसमें भारत में यानी महिलाओं को सामाजिक तथा राजनीतिक 2 अधिकार दिए जाने के पक्ष में कोई 3 तर्क दो। तो दोस्तों नंबर 1, महिलाओं को सत्ता पर नियंत्रण दिया जाना चाहिए। महिलाओं को सत्ता पर नियंत्रण कैसे दोस्तों, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में भाग लेना चाहिए, यानी दोस्तों एमएलए का, सांसद का, दोस्तों एमएलए के बाद सांसद का, प्रधान का, दोस्तों जिला पंचायत का, इन चुनावों को लड़ना चाहिए। तो महिलाओं को सत्ता पर नियंत्रण दिया जाना चाहिए, जिससे सामाजिक भेदभाव की एक बड़ी वजह लैंगिक भेदभाव में समाप्त होगा, यानी जिसमें सामाजिक भेदभाव की एक बड़ी वजह लैंगिक भेदभाव समाप्त होगा। यानी दोस्तों लैंगिक भेदभाव का मतलब यानी लड़कों और लड़की में कोई फर्क नहीं, फिर खत्म हो जाएगा। नंबर 2, निर्वाचन संस्थाओं में महिलाओं को कुछ स्थान सुरक्षित होना चाहिए। नहीं दोस्तों अगर मान लीजिए कहीं 100 सीट है तो दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि 35 से 40 सीट महिलाओं के लिए भी रिजर्व होनी चाहिए, 35 से 40 सीट भी महिलाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए। तो कह रहा है ना कि निर्वाचन संस्थाओं में, यानी जो निर्वाचन संस्थाएं हैं में महिलाओं को
के लिए कुछ स्थान सुरक्षित होना चाहिए। नंबर 3, सेना में महिलाओं को पर्याप्त स्थान दिया चाहिए, यानी सेना में महिलाओं को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। जो सेना होती है दोस्तों उसमें महिलाओं को क्या पर्याप्त का मतलब यानी कुछ स्थान दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 7, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। यानी बताइए कि भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं कैसे जारी है। यानी दोस्तों जो भारत है इसमें किस तरह जातिगत असमानताएं अभी भी जारी है। दोस्तों 2022 में क्वेश्चन पूछा गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कि भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है, किस तरह जारी है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, तो भारत में आज भी जातिगत असमानताएं जारी है। यानी भारत में आज भी जातिगत असमानताएं जारी है क्योंकि लोग अपनी ही जाति या समुदाय के लोगों के साथ विवाह संबंध स्थापित करते हैं। कह रहा है कि बताइए कि भारत में आज भी जातिगत असमानताएं जारी है, क्या कहा यानी कैसी है वो उन्हें बताइए। तो नंबर 1 में दोस्तों 1 में देखिए, भारत में आज भी जातिगत असमानताएं जारी है क्योंकि लोग अपनी ही जाति समुदाय के लोगों के साथ विवाह संबंध स्थापित करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर आप हिंदू हैं तो दोस्तों आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो आपकी कास्ट का होगा दोस्तों वो आप अपनी ही कास्ट में शादी करेगा दोस्तों। तो यानी अपनी अगर है तो सब इंसान अगर दोस्तों एक धर्म के हैं तो दोस्तों फिर शादी करने में क्या प्रॉब्लम है। तो कह रहा है ना आज भी जातिगत असमानताएं जारी है क्योंकि लोग अपनी ही जाति के समुदाय के लोगों के साथ विवाह संबंध स्थापित करते हैं। जो उनकी जाति के लोग हैं उनके साथ ही विवाह संबंध स्थापित करते हैं। अब नंबर 2, अन्य कार्यक्रमों में भी कुछ जातियां ऐसी हैं जो अपनी ही जाति के लोगों को बुलाती हैं। दोस्तों लोगों की मानसिकता यहाँ तक की है कि जो कुछ कार्यक्रम करते हैं उसमें भी कुछ जातियां ऐसी हैं कि केवल अपनी ही जाति के लोगों को बुलाती हैं और किसी के जाति के लोगों को नहीं बुलाती। चुनाव में भी अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट डालते हैं। नहीं दोस्तों जो चुनाव होता है उसमें भी क्या करते हैं, उसमें भी अपने ही जाति के उम्मीदवार को वोट डाला जाता है। चुनाव में भी अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट डाला जाता है। जिन जातियों से में पहले ही शिक्षा का प्रचलन था, यानी जो जातियाँ थी दोस्तों जो स्वयं थे, जिन जातियों में पहले से ही शिक्षा का प्रचलन था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आज भी शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं का वर्चस्व है। यानी जिन जातियों में पहले ही से ही शिक्षा का प्रचलन था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आज भी शिक्षा व्यवस्था में उनका ही वर्चस्व है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, नहीं जो जाति थी जिन्हें पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक रूप से शिक्षा में पिछड़ गए हैं। उनके जो सदस्य हैं आज भी स्वाभाविक रूप से शिक्षा में पिछड़ गए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, यानी जातिगत व्यवस्था आज भी हमारे पे यानी जैसे पहले थी कुछ ही कम हुई है, लेकिन अब भी ऐसी की ऐसी है कुछ हद तक दोस्तों कि कुछ तो ऐसे है कि अपनी जाति के यानी बिल्कुल अपनी कास्ट में शादी करेंगे। दूसरे कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अपनी जाति के उसमें करते हैं कि अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो अपनी जाति के वो है ना अपनी जाति के ही लोगों को बुलाया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी ही जाति के लोगों को वोट डालते हैं। और दोस्तों कुछ शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा ही है। तो दोस्तों बस वो इस अपनी बात को यही मैं विराम देता हुआ। तो दोस्तों यानी यह थी हमारी सामाजिक विज्ञान जाति धर्म और लैंगिक मसले मैंने आपको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैंने आपको करा दिया इस चैप्टर में। तो दोस्तों हमारा यानी अब तक 4 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं जो हमारा सामाजिक विज्ञान में जो हमारा नागरिक शास्त्र वाला पोर्सन चला है। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जो कक्षा 10 और कक्षा 12 में छात्र है उन तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है चैप्टर वाइज। तो दोस्तों अगर कोई छात्र कक्षा 10 या कक्षा 12 में है तो उस दोस्त तक यह वीडियो जरूर शेयर करना। और दोस्तों हाँ, आपको एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके जाना कि आप सभी को ये सभी वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। इस चीज़ को भी यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके जाना। और दोस्तों हमारे चैनल पर कक्षा 10 के और कक्षा 12 के मॉडल टेस्ट भी सोल्व कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 के और 12 के मॉडल टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाकर भी वहाँ से भी सभी मॉडल टेस्ट देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।